नमस्कार दोस्तों, मैं दिन पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट यानी राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ी संवैधानिक पद है। पावर कितना है उस पर तो हम पूरा चर्चा करने के बाद हम समझ पाएंगे, लेकिन पावर की चर्चा जरूर करेंगे आज। ठीक, चर्चा करने के बाद एक बड़ी बात जो सामने निकल के आएगी, कितनी उनके पास वास्तविक शक्ति है और कितनी नाममात्र की शक्ति है, उन सब पे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर जो शक्तियां हैं, इसमें से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करते हैं। यहां अगर आप रटने बैठ गए तो कोई मतलब नहीं है, कुछ आवश्यकता ही नहीं, ना तो रटने की आवश्यकता है और न ही रट के आप याद रख सकते हैं, किसी परिस्थिति में याद नहीं रख सकते। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से समझें। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही पॉलिटी की जो आपको प्लेलिस्ट है उसकी भी लिंक आपको इसके अंदर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, यानी अपना जो टॉपिक है उसकी तरफ हम बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है अपना भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण शक्ति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्यों बोल रहा हूं मैं, कि कोई भी शक्ति जो होती है ना, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। और चूंकि हमारे देश में शासन जो चलता है वो है कानून का, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है कानून के बनाने की। वहां से शक्तियों की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। अब आप बताएंगे कि कानून बनाने वाला जो विभाग है, या कहें कि जो इंस्टीट्यूट हमने बना रखी है वो कौन सी है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या न्यायपालिका? जल्दी बताइए। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसमें कौन सी है? विधायी शक्ति, मतलब कानून बनाने की शक्ति जो है वो, यानी विधान बनाने की शक्ति जो किसके पास होती है, बता दिया होगा सबने, विधायिका की। ठीक है, यानी विधान परिषद बोल सकते हैं, विधायिका बोल सकते हैं, और हमारे यहाँ पर विधायिका है संसद। ठीक, तो विधायिका अर्थात एक ऐसा पार्ट जहां पर सब लोग बैठ करके कानून का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा पार्ट है संसद, जिसके 2 सदन हैं। ठीक, एक राष्ट्रपति भी संसद में शामिल होता है, तीनों मिलकर के राष्ट्रपति संसद का निर्माण होता है, और इस प्रकार से ये तीनों मिलकर के ही कानून का निर्माण भी करते हैं। इसलिए यहां से हम शुरुआत करेंगे कि सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रपति जो कि संसद का हिस्सा है, ध्यान रखना, संसद में कौन कौन आता है? संसद में 3 चीजें आती हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक, ये 3 इसके अंदर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अब मुझे बताइए कि कानून, जब हम ये बात करें कि संसद बनाती है, विधायिका बनाती है, तो निश्चित रूप से तीनों ही मिलकर कानून बनाएंगे, अकेला तो कोई कानून नहीं बना सकता। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा, और इन दोनों के द्वारा बनाने के बाद किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है वो कानून, और उसकी अंतिम अनुमोदन के पश्चात ही वो कानून का रूप ले पाता है। अब हम बात करते हैं इसकी शक्तियों की शुरुआत करें तो राष्ट्रपति की शक्तियों में विधायी शक्ति, और विधायी शक्तियों में सबसे पहली शक्ति, अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, ये संसद है, अपने आप तो आएगी नहीं, इसको कोई ना कोई बुलाएगा। और चूंकि इसका मालिक जो है, मैंने बताया कि आखिरी साइन अगर ये कर रहा है तो इसका मतलब इन सब का मालिक कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया, क्योंकि हस्ताक्षर आखिरी व्यक्ति जो कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपने काम किया, मैंने हस्ताक्षर किया और आपका काम कंप्लीट, आपका काम बढ़िया है, ये बात तो बनी जाएगी। तो इसलिए मालिक जो है ना, वो कौन है? देश का राष्ट्रपति। और इस विधायिका का मालिक भी कौन है? राष्ट्रपति है। तो यही बुलाएगा किसको? संसद को, यानी लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, इन दोनों को बुलाने का काम किसका है? राष्ट्रपति का। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य जो इसका है, या शक्ति बोल सकते हैं, कार्य और शक्ति में अंतर नहीं होता है। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो शक्ति है, इस प्रकार का कोई कंफ्यूजन मत आपको मतलब पालना नहीं है। कार्य जो होते हैं, कार्य करने का अधिकार ही शक्ति होता है। ठीक है, तो पहला अधिकार, पहली शक्ति, पहला अधिकार या पहला कार्य जो है वो है कि सत्र आहूत करना, सत्र को बुलाना। और दूसरी बात, अगर सत्र पूरा हो गया, भाई काम करवा लिया, फिर उनको घर भी तो भेजेंगे ना। आप काम कराने के लिए लोकसभा को बुला रहे हैं, राज्यसभा को बुला रहे हैं, उनसे करें कि आप काम कीजिए, कानून बना कर दीजिए, बना दिया, बनाने के बाद उसको घर भी तो भेजेंगे। तो सत्र को आहूत करने के साथ साथ सत्रावसान भी करेंगे। सत्रावसान का मतलब है कि सत्र को खत्म भी आप
करेंगे। सत्र बुलाने का काम और सत्र को घर भेजने का काम, यानी उसको अवसान करने का काम भी किसका है? राष्ट्रपति का। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम तो यही हो गया कि उनको बुलाएगा। कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। अच्छा, यहां पर फिर एक प्रश्न उठता है, क्या लोकसभा को बुलाएगा, क्या राज्यसभा को बुलाएगा? नहीं, लोकसभा को भी बुला सकता है, राज्यसभा को बुला सकता है, और सबसे बड़ी बात, दोनों का अगर संयुक्त अधिवेशन बुलाना है तो भी कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। मतलब सीधी सी बात है, कानून बनाने के लिए बुलाने वाला कौन है, चाहे वो कभी बुलाए, चाहे वो संयुक्त बुलाए, चाहे वो अलग अलग बुलाए, कैसे भी बुलाए, राष्ट्रपति ही बुलाएगा, क्योंकि बुलाने का पावर किसके पास है? बस सीधी सी बात है, कानून बनाने के लिए बुलाने का सबसे बड़ा आदमी तो बुलाएगा, और वो राष्ट्रपति है, वो बुलाएगा। तो इस प्रकार से जो है सत्र कभी भी बुलाए, चाहे वो संयुक्त हो, चाहे वो सिंगल हो, कैसे भी हो, राष्ट्रपति ही बुलाएगा। तो सत्र को आहूत करना, सत्र को फिर अवसान करना, यानी उसकी छुट्टी कर देना, दोनों काम किसके हैं? राष्ट्रपति के। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य विधायी के अंतर्गत ही है वो ये कि भाई सदन को बुला तो लिया आपने, बुलाने के बाद आप उससे काम करवाएंगे। तो काम करवाने की जब बात आती है तो शुरुआत में भाई बुलाने के बाद आपने किसी को बुलाया तो बताओगे ना कि भाई किस पे कानून बनाना, आपको क्या करना है, यहाँ के आ तो गए आप, कुछ तो करो। तो इस प्रकार से कार्य कीजिए, आपको इन विषयों पे कानून बनाना है, आपको इस प्रकार से जो है ये कार्य करने हैं, सरकार ये चाहती है। मतलब कुल मिलाकर के राष्ट्रपति खुद आकर के तो बताएगा कि आपको मैंने क्यों बुलाया है, निश्चित है। तो इसलिए दूसरी बड़ी बात जो आती है वो आती है अभिभाषण करना, अर्थात सदन के अंदर जो लोग आ गए उनको भाषण दे करके और उनको संबोधित करना, बताना कि आपको क्यों बुलाया गया है। तो दूसरी बड़ी बात अभिभाषण। अब अभिभाषण में भी दो बातें हैं, क्या कि भाई कब वो अभिभाषण दे सकता है। ऐसे तो है नहीं कि चाहे जब भी खड़ा हो गया अभिभाषण देने लग गया। अब क्या, हाँ अच्छा ये बात भी इंपॉर्टेंट है, चाहे जब भी दे सकता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकता, क्योंकि वो राष्ट्र का अध्यक्ष है, उसने जिन लोगों को बुलाया था उनको कभी भी रोक सकता है, उनको कभी बोल सकता है, वो है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो ये कह देते और कि मैंने तो बुला लिया और अब आप जो है कानून बना लीजिए, मुझे नहीं मालूम कैसे बनाओगे, तो वो भी तो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये जानना पड़ेगा कि अभिभाषण जो है वो किन परिस्थितियों में दिया जाता है। तो दो परिस्थितियां बनती हैं, एक अनिवार्य परिस्थिति और दूसरी ऐच्छिक परिस्थिति। मतलब ये कि एक बात तो ये हो जाती है कि आपको जो है वो अभिभाषण देना ही पड़ेगा, तो वो तो क्या हो जाती है, अनिवार्य, कि देना ही पड़ेगा। अब कब देना पड़ेगा? आपने जैसे ही बुलाया तो बुलाते ही देना पड़ेगा, बुलाया क्यों था फिर? ठीक, तो पहली बात तो ये कि सत्र के साल के प्रथम अधिवेशन में, ठीक, प्रथम अधिवेशन जो है उसमें, ठीक, ये अनिवार्य है। अनिवार्य की बात कर रहा हूं, साल में पहला अधिवेशन आपने बुलाया पूरी साल का और उसमें भी आप नहीं गए तो फिर क्या काम, फिर बुलाया क्यों था? ठीक, तो साल का पहला अधिवेशन, उसमें आपको अनिवार्य भाषण देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उनको। दूसरी बात, अगर नई लोकसभा आई है, नई लोकसभा गठित हुई है, ठीक, नवगठित लोकसभा, उस नई लोकसभा या नवगठित लोकसभा है, उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अनिवार्यतः अभिभाषण करना पड़ेगा। ये दो तो अनिवार्य है क्योंकि आपने बुलाए हैं, और आपने बुलाए हैं तो पहले नए हैं तो नए को तो वैसे बताना पड़ेगा कि भाई आप क्या करोगे, कैसे करोगे, उनको काम करना ही बताया जाएगा, तो निश्चित रूप से। दूसरी बात, साल में पहली बार बुला रहे हो तो भी आपको बोलना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद ऐच्छिक है, मतलब आप जब चाहे तब। ऐच्छिक में क्या आ जाता है फिर कि जब चाहे तब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आकर के अभिभाषण दे सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, स्पष्ट कर दूं उसको मैं फिर से, कि राष्ट्रपति जब चाहे तब आ सकता है क्योंकि वो राष्ट्र का मुखिया है, और जब चाहे तब आकर के अभिभाषण दे करके और फिर अपने कार्यक्रम की शुरुआत वो करवा सकता है, क्योंकि उसने बुलाया है कानून बनाने के लिए, तो उसको अभिभाषण देने का पूरा अधिकार है। अब तीसरी बात पे चलते हैं। पहला समझ में आया क्या, सत्र को बुलाना, दूसरा उसको बुलाने के बाद उसका अभिभाषण देना कि भैया मैंने आपको क्यों बुलाया है। अब अनिवार्य परिस्थिति क्या होगी और ऐच्छिक कब होगी। तीसरी बात, अब बुला लिया, बुलाने के बाद आपने उनको अभिभाषण देकर कहा कि अब कानून बनाइए। अब वो कानून बना रहे हैं, कानून बनाने के बाद उनमें आपस में नहीं बनी, मतलब ये हुआ कि वो जब आपस के अंदर जब मतलब कानून बना जब रहे थे तो उस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बनी और वो कानून कहीं अटक गया। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है फिर, और वो आता है कि संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, अच्छा इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो किस कंडीशन में बुलाया जा सकता है।
देखिए, कानून की 3 कंडीशन हुआ करती है। पहली बात, धन विधेयक। 3 विधेयक हो सकते हैं, या तो पैसे का विधेयक हो सकता है, धन विधेयक, तो धन विधेयक की स्थिति अलग होगी। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, धन नहीं तो फिर कानून में संशोधन करना है, तो संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन करने के संबंध में कुछ उनको बुलाया जा सकता है, या ये कह सकते हैं कि आपको संविधान संशोधन विधेयक पे काम करना है। तीसरा विधेयक हो सकता है, वो हो सकता है साधारण, मतलब इन दोनों के अलावा जो बच गया वो क्या कहलाता है, साधारण। 2 तो महत्वपूर्ण है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अब 2 तो ये, और तीसरा क्या, साधारण। किसमें, इन तीनों में से किस विषय के ऊपर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये बड़ी बात है। अब देखिए, धन विधेयक तो है ना, तो पैसे का मामला है, तो फिर पैसे के मामले में तो लोकसभा को पावर दे रखा है पूरा। लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की देरी कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक, धन विधेयक में सिर्फ 14 दिन की देरी के अलावा राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती। लोकसभा का अध्यक्ष ही तो बताएगा, लोकसभा में पहले आएगा, लोकसभा उसे पारित करेगी, और उसने पारित कर दिया लोकसभा ने, तो मान लो कि वो कानून पारित हो गया, क्योंकि 14 दिन बाद या तो ऑटोमेटिक पारित या फिर पारित राज्यसभा कर दो। अब बात आती है कि भाई ठीक है, इसमें तो लोकसभा पावरफुल हो गई, कोई मतलब ही नहीं किसका, संयुक्त अधिवेशन का, दोनों को एक जगह बिठाने की बात ही नहीं बनी। दूसरी बात, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन जो होता है ना, वो या तो तय बहुमत से, या फिर 2/3 बहुमत से, या फिर आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। मतलब संविधान संशोधन कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, उसमें तो दोनों का बराबर पावर चलता है, उसमें दोनों की बराबर स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो संविधान संशोधन जो है उसमें भी दोनों पावरफुल। तो फिर अब क्या करें, इसमें ही दोनों, इसमें दोनों पावरफुल, इसमें लोकसभा पावरफुल, तो संयुक्त अधिवेशन न तो इसमें हो सकता, नहीं संयुक्त अधिवेशन इसमें हो सकता। अब जो बच गए विषय, साधारण विषय जो भी बच गए, उन विषयों में क्या हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ साधारण जो साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक, उन साधारण विधेयकों में ही क्या हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। इस बात का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन कब होता है, साधारण विधेयक में। क्लियर। अब चलते हैं बात कि संयुक्त अधिवेशन भी बुला लिया आपने और काम करो। अच्छा, एक बात और, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, तो बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। अच्छा, बुला लिया, बुलाने के बाद उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो बड़ा कौन है, राज्यसभा वाला या लोकसभा वाला, तो निश्चित रूप से लोकसभा वाला, संख्या भी ज्यादा है और जनता का डायरेक्ट जो है वो प्रतिनिधि वहां जाता है, इसलिए जो है वो महत्वपूर्ण ज्यादा है। इसलिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। यह बात को आप ध्यान रखना है। तो संयुक्त अधिवेशन भी कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। अब हम बात करें बुलाने के बाद इसके ऊपर जो भी कुछ करना है वो, हालांकि लोकसभा के जो है अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता में होगा, लेकिन बुलाने वाला कौन होगा, राष्ट्रपति। अच्छा, अब अगली बात हम देखते हैं कि भाई संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम भी किसका है, राष्ट्रपति का, और ये विधायी शक्ति इसके पास है। अब उन लोगों ने मिल मिलाकर के कैसे भी कानून बना दिया। सदन, सबसे पहले आपने सदन, राष्ट्रपति ने सदन को बुलाया था, बुलाने के बाद अपना अभिभाषण किया। तीसरा बात कि वो उनमें नहीं बनी कानून बनाते बनाते, तो ऐसे में संयुक्त अधिवेशन भी वो करा सकता था, उसने करवाया और कैसे भी करा करके कानून बन गया। अब कानून बनने के बाद उसकी पड़ती है आवश्यकता अनुमोदन की। कानून ऐसे तो बनते ही तो लागू नहीं हो जाएगा, लागू करने के लिए भी तो सबसे बड़ा व्यक्ति जिसने कानून बनवाया है, जिसने सबको बुलाया है, वही तो आखिरी साइन करेगा, तभी तो वो कानून बनेगा, कानून का रूप आएगा। ऐसे कैसे मान ले हम क्यों कानून बन गया, बनाने वाला व्यक्ति जो बुलवा रहा है और वो कह रहा है कि भैया आप कानून बनाइए, उन सब ने कानून बना दिया और बनाने के बाद उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मेरे देश के लिए सबसे बढ़िया कानून है, तभी तो कानून माना जाएगा। क्योंकि मालिक तो देश का कौन है, चाहे वो है संवैधानिक रूप से ही, लेकिन देश का पहला नागरिक और मुखिया कौन है, राष्ट्रपति ही है। इस बात में कोई कंफ्यूजन हमें नहीं होना चाहिए। तो अब अगली जो बात आती है वो आती है अनुमोदन की। ठीक, अनुमोदन को पढ़ें, इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब अगली बात हम करें कि भाई 3 बातें हमने पढ़ी। सबसे पहले कि सदन को बुलाएगा, आहूत करना, ठीक है, संसद के दोनों सदन जो हैं उनको बुलाया। बुलाने के बाद क्या किया,
बुलाने के बाद उनसे काम करवाने के लिए उनको अभिभाषण किया। अभिभाषण करने के बाद उनको अगर संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता थी तो वो अधिवेशन करवा करके और कानून पूरा बनवा लिया। बनवाने के बाद अब उसके पास कानून आएगा, तो आएगा तब उसको क्या करना होगा, उसका अनुमोदन करना होगा। अनुमोदन का मतलब है कि उसे स्वीकृति देनी होगी, ठीक, कि भाई ये कानून सही है या गलत है। अब इस अनुमोदन या स्वीकृति की हम जब चर्चा करते हैं तो एक बात हमारे सामने आती है। क्या आती है वो ध्यान से सुनना। अनुमोदन की जब बात हो तो वो दो प्रकार से होता है, बड़ा महत्वपूर्ण कंसेप्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। क्या कि एक बात तो ये कि भाई अनुमोदन पहले दें या बाद में, यानी पूर्व स्वीकृति, या तो पूर्व स्वीकृति या फिर स्वीकृति कैसे, बाद में, ठीक है, बाद में स्वीकृति। तो दोनों अलग अलग प्रकार से होती है। अनुमोदन जो होता है या स्वीकृति जो है वो दोनों प्रकार से होती है, बाद में भी दी जाती है और पहले भी दी जाती है, लेकिन विषय दोनों अलग अलग होंगे, कंडीशन दोनों की अलग अलग होगी। वो कैसे होगी वो सुनना। देखिए सबसे पहली बात पूर्व स्वीकृति की कर लेते हैं। ऐसे कौन से विषय हैं जिन विषयों के ऊपर पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो अनिवार्यतः आपके माइंड में हालांकि कई विषय हैं जिन पे पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, ठीक, उनको रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं कॉमन सेंस बताता हूं आपको, उससे आप उस सेंस के माध्यम से आप आसानी से इसका उत्तर दे देंगे और निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो आप आसानी से दे ही देंगे, गारंटी इस बात की। तो लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ध्यान से देखना। देखिए मुझे एक बात बताइए कि भारत का पैसा यानी धन जो है वो किसके पास है? तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, भारत का सारा पैसा भारत के राष्ट्रपति के पास है, ये मानिए आप। क्योंकि जब भी आप बजट या कुछ भी करेंगे ना, पैसे का जब मामला आएगा तो राष्ट्रपति से पहले पूछ के आइए आप पूर्व स्वीकृति। दो विषयों पे पूर्व स्वीकृति है, एक पैसे की, ठीक, ध्यान से सुनना, पहले पूर्व स्वीकृति किस पे, पैसे के ऊपर पूर्व स्वीकृति। अब इसमें भी कौन कौन से प्रकार का वो देखेंगे। और दूसरा है कि जो भारत के राज्य हैं उन राज्यों के मामलों में भी क्या पूर्व स्वीकृति, क्योंकि राज्य भी कोई केंद्र का अकेले का तो है नहीं, पूरा भारत किससे बना हुआ है, राज्यों से बना है, और उस पूरे भारत का मालिक कौन है, राष्ट्रपति। तो इसलिए जब संसद काम करे तो वहां जरूरी हो जाता है ना कि देश का मुखिया से पूछे कि भाई आप राज्यों में जो संशोधन कर रहे हो, जैसे मान लीजिए एक परिवार है, उस परिवार के अंदर 4-5 भाई रहते हैं और उन भाइयों में कुछ संशोधन होना है या उनकी जमीन को लेकर कुछ संशोधन करना है, कुछ भी करना है, तो घर के मुखिया से पूछेंगे ना, उन भाइयों के पिताजी से पूछेंगे कि भैया कि जो है आपको ये किस प्रकार से इन परिवार के सदस्यों में विभाजन करना है। तो वही बात आती है राज्यों के मामले में, राज्य का कैसा ही मामला हो, केंद्र अगर कोई भी ऐसा कानून बनाए या कैसा कुछ भी काम करे जो इसका संबंध सीधा किससे है, राज्य से है, तो निश्चित रूप से पहले किससे पूछना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति से। तो दो विषयों में प्रमुख रूप से कंसेप्चुअल बात है ये, इसको फिर आप कहीं पढ़ लेना, आप इस बात को समझ लीजिए, फिर कहीं गलत नहीं, आप किसी किताब, बड़ी से बड़ी किताब पढ़ लेना, बेसिक बात को समझिए। क्या कह रहा है ये कि एक तो पैसे जो पूरे राष्ट्रपति के अंडर में है, दूसरा राज्य जो पूरे देश के हैं, राज्य तो राज्यों से मिलकर तो देश बनाया है, तो ऐसे में राज्यों का अगर कोई भी काम कर रहे हो तो फिर ऐसी स्थिति में आपको किससे पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति से पहले पूछना पड़ेगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछे गए उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं। जैसे धन विधेयक, धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 की हम बात करें, ठीक है, आर्टिकल 110 के अंदर धन विधेयक है। अच्छा, धन विधेयक का भी जो है कंसेप्ट अलग से हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आपको जो कॉमन बात बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। यहां बात हो रही है कि पैसे के संबंध में, यानी धन विधेयक के संबंध में अगर आपको कोई काम करना है तो पहले आप किससे पूछ के आओगे, राष्ट्रपति से। हालांकि धन विधेयक का तो थोड़ा जटिल कंसेप्ट है, वो तो हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इसमें पहली कंडीशन तो यही है क्या कि आप राष्ट्रपति से पूछ के आओ, पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। किसकी, धन विधेयक की। धन विधेयक के अंदर पूर्व स्वीकृति चाहिए। दूसरी बात आती है आर्टिकल 117, संचित निधि के अंदर से पैसा निकालना है। संचित निधि का मतलब यह है कि अगर आप जो है सरकार जब भी पैसा, मतलब जब टैक्स आता है ना, इकट्ठा होता है, तो ऐसे में पैसे को रखती है, संचित करती है, ठीक, कि पैसा ये जो है हमारे देश में काम आने के लिए है, तो एक निधि होती है पूरी की पूरी, ठीक है। उसके ऊपर मैं कह रहा हूं अलग से चर्चा हम करेंगे डिटेल से, एक बार आप इन शब्दों को समझिए। तो संचित निधि का मतलब है कि निधि यानी पैसा जो संचित है, ठीक, तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना है, किससे निकालना है, संचित निधि से अगर पैसा निकालना है, तो ऐसे में भी
पैसे की निकासी अगर हम बोल सकते हैं, ठीक, पैसा क्या है, निकालना है। और उस निकालने के लिए, अच्छा आर्टिकल ध्यान रखना इसका, क्या आएगा आर्टिकल 117, ठीक है ना। तो संचित निधि से अगर पैसा निकालना है, पैसा निकालना है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी किससे पूछना पड़ेगा आपको, पहले राष्ट्रपति से, पूर्व स्वीकृति। तो दो में तो गई, पैसों का ही मामला है, धन विधेयक, दूसरा संचित निधि। अब तीसरी बात, अगर आप कोई ऐसा टैक्स लगा रहे हैं जिसका संबंध विभिन्न राज्यों से है, इस बात को मैं यहां रख सकता हूं, किसमें, राज्यों के संबंध में। हालांकि उसमें पैसे का भी इंक्लूडेशन है, दोनों का ही मामला है, पैसा भी है और राज्य भी है। कैसे कि ऐसा कोई टैक्स लगाया केंद्र सरकार ने, ठीक, कराधान, क्या लगाया, कराधान बोलेंगे इसको संवैधानिक भाषा में, ठीक, कराधान ने टैक्स लगा दिया। अब टैक्स जब लगाया तो उसका संबंध क्या है, राज्यों से है, मान लीजिए, ठीक, राज्यों से उसका क्या है, संबंध, ठीक। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको किससे पहले पूछना पड़ेगा, केंद्र या राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई कराधान का संबंध किससे है, राज्यों से है, तो पूर्व स्वीकृति किसकी, राष्ट्रपति की। और दूसरी बात, अब राज्यों के बारे में समझना, राज्य जैसे मान लीजिए 2 या 2 से अधिक राज्य हैं, उन 2 को मिलाना है और एक बड़ा राज्य बनाना है, या एक बड़े राज्य में से तोड़ करके कोई नया राज्य बनाना है, या फिर किसी राज्य का नया निर्माण करना है, ठीक, उसके नाम में परिवर्तन करना है, सीमा में, मतलब कुल मिलाकर के राज्य के बॉर्डर, उसकी सीमा, उसका कोई विभाजन, किसी भी प्रकार का राज्य का कोई मामला केंद्र कर रही है, राज्य का कोई काम कौन कर रही है, केंद्र, राज्य को तोड़ना जोड़ना किसी प्रकार से, ठीक। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी किसकी स्वीकृति चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति चाहिए। तो यहां लिखने लायक बात यह है कि राज्यों के निर्माण, राज्यों के पुनर्गठन बोल सकते हैं उसे, ठीक है, पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन में सब कुछ आ गया, तोड़ना भी आ गया, टूट करके नया बनेगा, 2 जोड़ करके नया बना सकते हैं, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। जब पुनर्गठन के साथ साथ आप नाम में परिवर्तन भी ध्यान रखना, नाम में परिवर्तन करना है किसी का, ठीक है। तो ऐसे में अगर राज्य का मामला है, केंद्र परिवर्तन कर रहा है, राज्य अपने स्तर पर परिवर्तन कर रहा है, अलग बात है, राज्य का तो मामला और परिवर्तन कौन कर रहा है, केंद्र। तो ऐसे में कौन, किससे पूछना पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति से पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो राज्यों के मामले आते हैं। अब बात आती है कि राज्य के अंदर दो, एक बात तो क्लियर हो गई कि राज्यों के पुनर्गठन, राज्यों का निर्माण जो है वो करना, ये दूसरा राज्यों के कराधान के संबंध में। और एक बात आप गांठ मान लीजिए इस बात को, क्या कि चाहे पैसे का कोई भी केंद्र का मामला हो, राष्ट्रपति से पहले पूछो। राज्यों के अंदर जैसे मान लीजिए, मैं तो एक उदाहरण और देता हूं आपको, कृषि आय पर लगने वाला आयकर। अब कृषि आय किसका है, कृषि किसकी, राज्य का विषय, उस पर अगर टैक्स लगा दिया आयकर कोई भी, तो वो मामला किस में चला गया, ऑटोमेटिक किससे पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। किसी जमीन को लेकर के कोई राज्यों के अंदर कोई जैसे नदी के संबंध में कोई विवाद हो गया और उनके मामले में कुछ करना है, क्योंकि एक नदी 2 राज्यों से चली जाती है, तो वहां पर कुछ करना है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन है तो आपको राष्ट्रपति से पूछना ही पड़ेगा। अब इसमें कई विषय दे रखे, लेकिन आप इस बात को याद रखिएगा, बस 2 बात, पैसा और राज्य, उन 2 के मामले में किससे पूछना पड़ेगा, राष्ट्रपति से। अब हम चलते हैं आगे। अब बात आती है बाद की, मतलब बाद में स्वीकृति, कानून बनाने के बाद में जो स्वीकृति ली जाती है वो किस प्रकार से है। तो ध्यान से सुनिएगा, कानून बनाने के बाद में स्वीकृति, देखिए या तो पहले ले ली, अब जिन विषयों के ऊपर पहले स्वीकृति मिल गई ना, उन विषयों पर बाद में स्वीकृति नहीं ली जाती। आदमी एक ही है, उससे पहले पूछ लो चाहे बाद में पूछ लो, बात तो वही है ना। तो इसलिए जिस विषय पे पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है उस पर बाद में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, बाद में तो वो कानून बन ही जाता है। अब बात आती है कि बाद में स्वीकृति किन पे ली जाती है, तो इन विषयों को छोड़ दो, ऐसे जो विषय हैं उनको छोड़कर हर विषय पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। यानी कानून बना लिया आपने, बनाने के बाद अनुमोदन के लिए आप किसके पास जाएंगे, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, और राष्ट्रपति क्या करेगा, उसकी स्वीकृति देगा। अब इस बाद वाली स्वीकृति में बड़ा एक कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्या 2-3 वीटो इसमें काम में ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से सुनना देखना। अगर मान लीजिए लोकसभा ने कोई कानून बनाया, किसने बनाया, लोकसभा ने, कहां गया, राज्यसभा में, ठीक, माना है हमने, कैसे भी जा सकता है, लोकसभा से राज्यसभा कैसे भी, यानी इन दोनों ने मिलकर कानून बना लिया। अब बनाने के बाद ये दोनों किसके पास भेजते हैं, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजते हैं, भेज दिए इन्होंने। अब स्वीकृति के लिए इन्होंने जब भेजा तो क्या किया, ध्यान से सुनना,
स्वीकृति के लिए भेजा तो उसने राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर आते हैं? पहला पावर आता है उसके पास जेबी वीटो। क्या आता है? जेबी वीटो। अब जेबी वीटो का मतलब क्या होता है? पॉकेट वीटो इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले 1986 में ज्ञानी जेल सिंह जी ने इसका प्रयोग किया था और आज तक वो बस वही है और ज़्यादा कोई प्रयोग इस पर हुए भी नहीं। जेबी वीटो का मतलब क्या है? डाकतार विधेयक था, ज्ञानी जेल सिंह जी ने इसका काम में लिया था 1986 में। अब देखिए क्या होता है जेबी वीटो है क्या? जेबी वीटो का मतलब है कि आप किसी भी कानून को जो राष्ट्रपति के पास आपने भेजा है, राष्ट्रपति ने कहा कि लाओ भाई दे दीजिए आपका क्या कानून है, ठीक, जेब में डाल लिया, ठीक, उसके बाद क्या कहा? ठीक है अब आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं पारित कर दूंगा। और फिर उसके बाद में वो उसको जेब में ही डाल ले, कहने का मतलब उस पर कोई एक्शन ही न ले, ठीक, क्योंकि यहां संविधान में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितने दिन में राष्ट्रपति को पारित करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं, उठा के जेब में डाल लिया, खत्म बात। अब संसद पीछे पीछे घूमती रही, ठीक है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति बनती है वो राष्ट्रपति का पावर है, ये पावर है राष्ट्रपति का, और ये ऐसा यूनिक पावर है कि इसमें फिर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति सुप्रीम है, कोई भी कानून को राष्ट्रपति रोक सकता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर राष्ट्रपति ने यह कह दिया, अब अगली कंडीशन सुनना, उसने ये कह दिया कि भाई इस कानून को वापस ले जाइए आप और ले जा करके फिर से बना के लाइए, क्या लिख कह दे? फिर से बनाइए, फिर से इसका क्या कीजिए? निर्माण कीजिए। तो अब ऐसे में मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने फिर से राज्य लोकसभा राज्यसभा ने क्या किया? फिर से इसका निर्माण कर दिया और बना करके कहा कि ये लो साहब। तो अब की बार जब दोबारा में लोकसभा राज्यसभा ने पारित कर दिया तो ऐसे में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। फिर से निर्माण करने के बाद क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं, ठीक है। अनिवार्यतः ध्यान रखना इस बात को, अनिवार्य है कि वो क्या करे? हस्ताक्षर करे। इस बात को अच्छे से आप ध्यान रखें, ठीक, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो फिर से बनाने के बाद हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। तो दो बातें स्पष्ट हो चुकी होगी आपके। पहली बात जेबी वीटो क्या है, और दूसरा इसे बोलते हैं विलंबनकारी वीटो। विलंब हुआ इसमें और कुछ नहीं हुआ, इसमें टाइम खराब कर दिया। किसने? राष्ट्रपति ने। घुमा दिया कि एक बार गया वापस पारित करके फिर लाओ, तो टाइम लग गया ना। तो राष्ट्रपति को लगता है ना कई बार कि भाई जल्दीबाजी हो रही है इसमें, तो फिर वो वापस भेज देता है कि वापस से पारित करो, मेरे समझ नहीं आया, ठीक। तो दो प्रकार की स्पेशल पावर ऑटोमेटिक बन गए यहां, ठीक है। यहां इस प्रकार का कोई विशेष प्रावधान संविधान में था नहीं, नॉर्मल बात थी कि पुनः विचार के लिए भेज सकता है, बस इतना ही लिखा हुआ था। बस उसी दौरान लाभ उठा लिया जो है ज्ञानी जेल सिंह ने इसका लाभ उठाया। उसके बाद हम देखें तो बहुत सी बार जो है कानून को इस प्रकार रिप्लाई करके फिर से भेज करके और समय को जो है वो बचा लिया जाता है, समय जो है उसके ऊपर आराम से फिर चिंतन हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था की लाभ है इसका, ऐसा नहीं लाभ नहीं है। अगर अब वापस भेज जाए तो फिर से चिंतन तो होगा ही, थोड़ा टाइम लगेगा, जनता भी सोचेगी फिर से वापस क्यों भेज दिया। तो आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया हो गया, फिर तो पूरे के पूरे विशेषज्ञ लग जाएंगे उसके ऊपर विचार करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो अपन बोल सकते हैं कि जो निलंबनकारी वीटो है वो भी इसके अंदर काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रपति के पास ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये मिलती हैं। एक महत्वपूर्ण बात और जो विधायी शक्ति है, ध्यान से सुनना, विधायी शक्ति की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कौन कौन सी बातें हुई? सत्र बुलाना था, दूसरा हमने बात की थी कि सत्र बुलाने के बाद अभिभाषण करना, संयुक्त अधिवेशन करना और फिर कानून को स्वीकृति देना, और एक अंतिम और बड़ी महत्वपूर्ण बात रह गई, वो था संयुक्त अधिवेशन, जिसपे शायद हमने चर्चा कर ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। संयुक्त अधिवेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 108 उसके अंदर आप याद रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108, ठीक है दोस्तों। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगली शक्ति, अगले पावर राष्ट्रपति को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।